मनोजीत मुझे वॉशरूम के पास ले गया और सेक्स करने के इरादे से जबरदस्ती करने लगा। मैंने उसे धक्का देते हुए कहा कि ये नहीं कर सकती मैं, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। वो नहीं माना और जबरदस्ती करता रहा। मुझे पैनिक अटैक आ गया और मेरी सांस उखड़ने लगी। गैंगरेप हुआ। मामले में अब तक 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा, उसकी मदद करने वाले छात्र जैब अहमद, प्रमित मुखोपाध्याय और कैंपस का एक गार्ड पिनाकी मुखर्जी, इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या मां, माटी और मानुष अब मौन, मनमानी और माफिया में बदल चुका है? नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। अपने अब तक के लाइफ में मैं कई बार कोलकाता गया हूं। वहां पर एक बात जो मैंने देखी, वो देश में जहां भी गया वो कहीं भी अब तक लाइफ में देखने को नहीं मिला। वो ये कि वहां पर जो है, कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में, छोटी से छोटी बच्ची को भी मां कहकर संबोधित करते हैं, मां कहकर। और ये कहीं भी मैंने नहीं देखा। जाहिर है ये होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल, कोलकाता, ये देवी माता की भूमि है, माँ दुर्गा की भूमि है। और शायद यही वजह है कि ममता बनर्जी ने जब अपनी पार्टी की स्थापना की थी, तृणमूल कांग्रेस, उसका टैगलाइन भी उन्होंने रखा, मां, माटी और मानुष। उन्होंने मां यानी कि महिलाओं को सम्मान दिया, सर्वप्रथम मां को रखा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टैगलाइन का आज के वीडियो से क्या संबंध है? बहुत ही गंभीर और गहरा संबंध है। सुनिएगा, क्योंकि लोगों की नजरें ममता दीदी को तलाश रही हैं पिछले कुछ दिनों से। ना अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट में, ना ही एक्स हैंडल पर, और ना ही किसी न्यूज चैनल पर। कोलकाता लॉ स्टूडेंट गैंगरेप केस को कई दिन बीत चुके हैं, पर पश्चिम बंगाल की धाकड़ और दमदार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान अभी तक नहीं आया है। दीदी सरकार के मानुष पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। मां, माटी और मानुष पर इस बार मानुष को ही तृणमूल कांग्रेस के एक नेता की जिंदगी ने निगल लिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो खुद को महिला अधिकारों की सबसे मुखर आवाज मानती हैं और लोग भी कहते हैं, आज उन्हीं की सरकार के एक और कॉलेज कैंपस में बलात्कार की घटना से देश की जनता शर्मसार है। और इस बार रेप का आरोप है सीधे उन्हीं की पार्टी के स्टूडेंट विंग के एक नेता पर। और आप खबरें देख भी रहे होंगे। दोस्तों, कोलकाता साउथ लॉ कॉलेज गैंगरेप केस की खबर से आप जरूर वाकिफ होंगे। इस रेप केस ने सिर्फ बंगाल की सियासत को ही नहीं, बल्कि देश की जुडिशरी सिस्टम, महिला सुरक्षा और राजनीतिक संरक्षण की संस्कृति को खुला आईना दिखा दिया है। इस मामले पर हुई कार्रवाई, घटना को लेकर गरमाई राजनीति, टीएमसी नेताओं के शर्मनाक बयानों के साथ आरोप साबित होने पर गैंगरेप के अपराधियों को कितनी गंभीर सजा हो सकती है, इस पर गौर करेंगे इस वीडियो में। इसके साथ ही ममता बनर्जी सरकार से एक सवाल यह भी होगा, क्या इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाया जाएगा या रेगुलर कोर्ट में सुनवाई होगी? आइए एक नजर डालते हैं बलात्कार की इस दरिंदगी से जुड़े कुछ खास पॉइंट पर। न्यूज प्लेटफॉर्म्स में आई खबरों के मुताबिक 25 जून की शाम एक 24 साल की उम्र की लॉ स्टूडेंट कॉलेज गई थी परीक्षा का फॉर्म भरने, और यही दिन उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक दिन बन गया। मनोजीत मुझे वॉशरूम के पास ले गया और सेक्स करने के इरादे से जबरदस्ती करने लगा। मैंने उसे धक्का देते हुए कहा कि ये नहीं कर सकती मैं, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। वो नहीं माना और जबरदस्ती करता रहा। मुझे पैनिक अटैक आ गया और मेरी सांस उखड़ने लगी। ये आप बीती जो मैंने कहा, ये बयान कोलकाता के लॉ कॉलेज की 24 साल की उसी रेप विक्टिम की है, जिसके साथ 25 जून की शाम कॉलेज कैंपस में ही गैंगरेप हुआ। मामले में अब तक 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा, उसकी मदद करने वाले छात्र जैब अहमद, प्रमित मुखोपाध्याय और कैंपस का एक गार्ड पिनाकी मुखर्जी, इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए पीड़िता के साथ क्या क्या हुआ। मदद करने वाले जैब, प्रमित भी गैंगरेप में बराबर के आरोपी क्यों, और दोषी पाए गए तो कितनी सजा होगी, आइए जानते हैं आगे। उससे पहले सुनिए गैंग रेप की विक्टिम के बयान का एक हिस्सा। एक अखबार में पब्लिश हुए एफआईआर में दर्ज कराए उनके बयान का हिस्सा मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक छोटा सा हिस्सा। रेप विक्टिम ने कहा, 25 जून की दोपहर 12:05 पर मैं एग्जाम का फॉर्म भरने कॉलेज गई थी। फॉर्म भरकर मैं स्टूडेंट्स के साथ यूनियन रूम में बैठी थी, तभी मनोजीत अंदर आया। वो अनऑफिशियली कॉलेज की टीएमसीपी यूनिट का हेड है।
सब उसकी बात सुनते हैं। वो सबको टीएमसीपी में पोस्ट दे रहा था। मुझे भी गर्ल्स सेक्रेटरी की पोस्ट दी गई थी। करीब 4 बजे कुछ स्टूडेंट्स जाने लगे तो मैं भी घर जाने के इरादे से निकली। कॉलेज के मेन गेट पर मुझे जनरल सेक्रेटरी मिल गई। हम यूनियन रूम में जाकर सामने बैठकर बातें करने लगे। तभी मनोजीत बिस्किट का एक पैकेट लेकर वापस आया और मुझे टीएमसीपी यूनिट के बारे में बात करने के लिए यूनियन रूम में बुलाया। इसी बीच प्रमित ने मुझे मनोजीत और यूनिट के प्रति वफादारी की बात कही। मैंने बतौर गर्ल सेक्रेटरी टीएमसीपी और मनोजीत के लिए वफादारी का वादा किया। कुछ देर बाद मनोजीत ने पूछा कि क्या प्रमित ने तुम्हें सब समझा दिया है? मैंने कहा हाँ दादा, आप चिंता मत करिए, मैं हमेशा यूनिट के साथ रहूंगी। इसके बाद मनोजीत बोला नहीं, उस बारे में नहीं। और फिर उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। मैंने मनोजीत को बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, उसे छोड़ नहीं सकती। इस बातचीत के बाद हम यूनियन रूम में चले गए। करीब 7:30 बजे मैं अपना सामान लेकर निकलने लगी, तभी मनोजीत ने मुझे रोका और इशारे से जैब और प्रमित को बाहर भेज दिया। दोनों ने रूम के बाहर से लॉक कर दिया रूम को। मनोजीत मुझे वॉशरूम के पास ले गया और सेक्स करने के इरादे से जबरदस्ती करने लगा। मैंने मना किया लेकिन वह नहीं माना। मुझे पैनिक अटैक आया और सांस उखड़ने लगी। मैंने कहा कम से कम इन्हेलर तो ला दो। जैद इन्हेलर लेके अंदर आया। मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई तो मैं बाहर आ गई। देखा कि उन्होंने मेन गेट लॉक कर दिया है। गार्ड ने भी मेरी मदद नहीं की। मनोजीत के कहने पर जैद और प्रमित मुझे जबरदस्ती गार्ड रूम में ले गए और गार्ड से बाहर बैठने को कहा। मनोजीत ने मेरे कपड़े उतारे और मेरे साथ रेप करने लगा। जब मैंने खुद को बचाने की कोशिश की तो उसने मुझे ब्लैकमेल किया और धमकी दी कि वह मेरे बॉयफ्रेंड को मार देगा और माता पिता को अरेस्ट करवाएगा। उसने मुझे रेप के दौरान बनाए 2 वीडियो दिखाए और कहा अगर कोऑपरेट नहीं किया, बुलाने पर नहीं आई तो सबको वीडियो दिखा देगा। जब मनोजीत मेरा रेप कर रहा था तब प्रमित और जैद खड़े होकर सब देख रहे थे। मेरे सिर में बहुत चोट आई लेकिन उसने मुझे नहीं छोड़ा। फिर मैंने संघर्ष करना बंद कर दिया ताकि मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकल सकूं। उसने मुझे हॉकी स्टिक से भी मारने की कोशिश की। मैंने खुद को एक लाश की तरह छोड़ दिया। मैं रात को 10:50 पर कमरे से निकल पाई। उसने कहा लोगों से कहना है कि यूनिट के बारे में चर्चा कर रहे थे। मेरा फोन जैद के पास था। मैंने यूनियन रूम में जाकर उससे अपना फोन लिया और कॉलेज से बाहर चली गई। मैंने पापा को कॉल करके बुलाया और पूरी बात बताई। मनोजीत की पावर देखकर मैं एफआईआर लिखवाने में डर रही थी, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये विक्टिम के बयान का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। आइए अब नजर डालते हैं गैंगरेप के आरोपी मनोजीत, जैब अहमद और प्रमित के बैकग्राउंड पर। देखिए, इस गैंगरेप केस में मनोजीत मिश्रा मुख्य आरोपी है। जैब अहमद, प्रमित मुखर्जी और पिनाकी मुखर्जी को अक्यूज बनाया गया है। खबरों के मुताबिक 31 साल का मनोजीत मिश्रा साउथ लॉ कॉलेज का एक्स स्टूडेंट है और स्टूडेंट लीडर रहा है। वह तृणमूल कांग्रेस की स्टूडेंट विंग, तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद टीएमसीपी की कॉलेज यूनिटी का एक्स प्रेसिडेंट है। कॉलेज यूनिट का एक्स प्रेसिडेंट है। 2012 में कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी भी हो रह चुका है। फिलहाल अलीपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करने के साथ ही कॉलेज में नॉन टीचिंग स्टाफ के तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में काम करता था। पढ़ाई पूरी होने के बाद भी वह कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन में दखल और दबंगई रखता रहा है। उसकी पहचान कॉलेज के पावर सेंटर के रूप में होती थी। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि मनोजीत पर इससे पहले भी यूनियन से जुड़े विवादों में दबाव बनाने, लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार करने और धमकी देने के कई आरोप लग चुके हैं, लेकिन टीएमसी से करीबी की वजह से कभी कोई केस पुलिस में दर्ज नहीं हुआ या फिर किया ही नहीं जा सका। खबरें तो यही आ रही हैं। बताया जा रहा है कि रेप का मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा अभिषेक बनर्जी का करीबी है। ऐसी खबरें आ रही हैं। आइए अब जाने को अक्यूज्ड जैब अहमद के बारे में। 19 साल का जैब अहमद टॉपसिया इलाके से है। वो वहीं का रहने वाला है। लॉ के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। जैब स्टूडेंट यूनियन की एक्टिविटीज में एक्टिव था। इसी वजह से वो मनोजीत का करीबी बन गया था। तीसरा आरोपी प्रमित मुखोपाध्याय यानी मुखर्जी, उम्र 20 साल, लॉ कॉलेज में सेकंड ईयर का स्टूडेंट है। देखिए, रेप मनोजीत मिश्रा ने किया, पर उस अमानुष कृत्य यानी कि बलात्कार के दौरान जैब अहमद और प्रमित पर पीड़िता को डराने, धमकाने और रेप का वीडियो बनाने का आरोप है।
यानी रेप में सहयोग किया है इन लोगों ने, इनको अक्यूज ने। इन दोनों ने भले ही रेप न किया हो, पर बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 के तहत गैंगरेप का हिस्सा थे, इसलिए गुनाह बराबर का माना जाएगा। साल 2003 और 2006 में आए सुप्रीम कोर्ट के बेंचमार्क फैसलों के मुताबिक अगर रेप में मदद की गई या रेप की मंशा यानी इंटेंशन में भागीदारी की गई तो को अक्यूज्ड को भी रेप के बराबर यानी गैंग रेप के बराबर की सजा मिलती है। और इस ताजा केस में अपराध साबित होने पर गुनाहगारों को 20 साल की जेल से लेकर उम्र कैद तक की सजा और भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। फिलहाल जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जिसमें सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स जैसे सॉलिड एविडेंस और गवाहों के बयान इस बात को पुख्ता बनाते हैं कि आरोपियों को अदालत द्वारा फाउंड गिल्टी करार देने के लिए सबूत काफी हैं। इस घटना से पश्चिम बंगाल की सियासत गरमा चुकी है। विपक्षी पार्टी बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर चुकी है। आप तस्वीरें देख रहे होंगे टेलीविजन पे, न्यूज प्लेटफॉर्म। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं बीजेपी के लोग। बीजेपी के नेता मनोजीत की ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, हेल्थ मिनिस्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य और पार्षद कावेरी बनर्जी के साथ की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नेशनल स्पोक्सपर्सन प्रदीप भंडारी ने एक्स अकाउंट पर लिखा, एक बार फिर ममता बनर्जी की सरकार आरोपियों के साथ खड़ी दिख रही है। घटना का विरोध कर रहे केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार को कोलकाता पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। ये भी आप जानते हैं, तस्वीरें देखा होगा। इतना कुछ बवाल हो गया पर ममता दीदी खामोश क्यों हैं? आप सोच रहे होंगे, सारे लोग सोच रहे हैं ममता बनर्जी कहां गई, कोई बयान नहीं आया। देखिए, ममता बनर्जी की सरकार में ये महिलाओं पर अत्याचार का दूसरा हाई प्रोफाइल केस सामने आया है। पिछले साल अगस्त में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ था, आपको याद होगा। और अब ये ताजा घटना। लेकिन उस वक्त भी और आज भी ममता बनर्जी की चुप्पी सबसे ज्यादा डरावनी है। ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने निर्भया केस के वक्त भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली सरकार को घेरा था, लेकिन जब खुद की सरकार के दामन पर दाग लगे तो चुप्पी साध ली है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। यही कहा जा रहा है लोगों में। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने बड़ा ही शर्मनाक बयान दिया। उन्होंने कहा, अगर कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ बलात्कार करता है तो क्या किया जा सकता है। पार्टी ने कल्याण बनर्जी के बयान से होने वाले नुकसान को भांप लिया और तुरंत एक्स पर पोस्ट लिखा। क्या लिखा? सांसद कल्याण बनर्जी के बयान उनके निजी हैं, ये पार्टी स्टैंड नहीं है। पार्टी महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर जीरो टॉलरेंस रखती है और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग करती है। देखिए, टीएमसी नेता मदन मित्रा का विवादास्पद बयान सुनिए। उन्होंने क्या कहा? मदन मित्रा ने क्या कहा सुनिए। उन्होंने कहा, अगर लड़की कॉलेज बंद होने के समय किसी के बुलावे पर न जाती तो ये घटना नहीं होता। अगर वो किसी को बताकर जाती या दोस्तों के साथ जाती तो शायद ये घटना टल सकती थी। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री शशि पांजा ममता दीदी की सरकार की डिफेंस में डिफेंसिव पासा फेंका उन्होंने, जिसमें कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं। शशि पांजा ने कहा, विधानसभा में अपराजिता विधेयक पारित किया गया था। इसमें रेप के दोषियों को मौत की सजा का प्रावधान है। ये अब तक कानून नहीं बन पाया क्योंकि बीजेपी ने इस पर अड़ंगा लगा दिया। राष्ट्रपति से इस पे मंजूरी नहीं आई। अगर बीजेपी गंभीर है तो बिल का समर्थन करे। देखिए, पश्चिम बंगाल का प्रस्तावित अपराजिता बिल को लेकर शायद आपको जानकारी होगी। दरअसल कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप एंड मर्डर केस के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने विधानसभा में एक बिल पास किया था जिसका नाम है अपराजिता बिल। आरजी कर रेप एंड मर्डर केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, आपको याद होगा। अभी उस घटना को 1 साल भी नहीं बीता है। 8 अगस्त 2024 आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर का बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई थी। बलात्कार का दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा हुई, फांसी नहीं दी गई, जबकि रेप एंड मर्डर था। लेकिन इस मामले में अदालत ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं माना, इसलिए मृत्युदंड नहीं दी गई। आरजी कर केस के बाद ही ममता दीदी की सरकार ने विधानसभा में अपराजिता बिल पास किया था, जिसमें रेप के मामलों में 21 दिन में जांच पूरी, 10 दिन में सजा, बलात्कार पर फांसी तक की सजा का प्रावधान डाला था।
लेकिन ये कानून लागू नहीं हो सका क्योंकि ये केंद्र की मंजूरी यानी कि फिर राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिल सकी। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने इसे रोक दिया, लेकिन सवाल यह उठता है कि लॉ स्टूडेंट के साथ हुई इस वारदात को लेकर ममता दीदी की सरकार अपराजिता बिल का शील्ड क्यों ओढ़ रही है, जबकि हकीकत यह भी है कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धाराएं और सजा के प्रावधान काफी हैं, उसमें भी फांसी तक की सजा का प्रावधान है। दरअसल ममता सरकार की पुलिस को चाहिए कि बिना किसी प्रभाव में आए, बिना पॉलिटिकल प्रेशर में आए, पुख्ता सबूत बिना देर किए इकट्ठा करे और सॉलिड एविडेंस के साथ ऐसे गंभीर केस की फाइल अदालत में दाखिल करे। सामने आई इस ताजा घटना से पश्चिम बंगाल की सरकार को लेकर आम जनता में जो तस्वीर बन रही है, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। क्या महिला सुरक्षा पर बंगाल की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है? क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में टीएमसी के गुंडों को खुला संरक्षण मिला हुआ है? क्या मां, माटी और मानुष अब मौन, मनमानी और माफिया में बदल चुका है? देखिए, ये व्यवस्था का रेप है। ये घटना सिर्फ एक लड़की के साथ दरिंदगी का नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम के रेप की तस्वीर है जो राजनीतिक स्वार्थों में सच को दबा देता है, बेटियों को असहाय छोड़ देता है और फिर सवाल उठाने वालों को राजनीतिक एजेंडा कहकर चुप करा देता है। लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे। उम्मीद है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जल्दी ही कैमरे पर सामने आकर महिलाओं की और समूची जनता की भावनाओं के मद्देनजर इस मामले पर बयान जरूर देंगी। जिस घटना ने राजनीतिक रसूख को लेकर समूचे समाज के सामने डर पैदा कर दिया है, इस खबर पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।